आज इस टॉपिक से हम डील करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए होता क्या है? हम देखते हैं हमें कुछ हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो वो कैसे? वो कौन सी चीजें हमारी बॉडी में जो हमें हमारे पेरेंट्स की तरह दिखा रही है वो है डीएनए और आरएनए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में हमें डीएनए देखने को मिलता है, इसलिए हम डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए हेरिडिटरी मटीरियल होता है जो प्रेजेंट होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये सिर्फ हमसे कन्फाइंड नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी में डीएनए प्रेजेंट होता है। सो हम आज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए बहुत सारी डिस्कवरीज हुई है जो हम आज पढ़ेंगे। Nucleic acid were first isolated by Friedrich Mister 1869 from first cell named nucleic acid। अब आप सोचोगे ये न्यूक्लिक एसिड क्या आ गया? डीएनए और आरएनए दोनों को जोड़कर हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले किसने देखा था? फ्राइडरिच मिस्टर ने देखा था 1869 में, और उन्होंने कहा था कि ये न्यूक्लिन है। हर्टविग 1884 proposed न्यूक्लिन to be the carrier of hereditary traits। हर्टविग ने 1884 में कहा जो ये न्यूक्लिन है यही हेरिडिटरी ट्रेट्स कैरी कर रहा है। Elton ने 1889 called it nucleic acid and the nucleic acid because of the acidic nature। एल्टमन ने 1889 में कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड है, फिर उसने दोबारा इसे रीनेम करके कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर जो है वो एसिडिक है। फिशर 1880s discovered the presence of purines and pyrimidine bases in nucleic acid। फिशर ने 1880s में डिस्कवर किए कि इसमें प्यूरिन्स और pyrimidine बेसिस प्रेजेंट होते हैं। लिविंग 1910 found deoxyribonucleic to contain phosphoric acid as well as deoxyribo sugar। लिविंग ने 1910 में डीएनए के बारे में देखा कि डीएनए किसका बना हुआ है? फॉस्फोरिक एसिड प्लस हमारा डीऑक्सीराइबो शुगर। 1950 चार्गव फाउंड दैट purines and pyrimidine content of DNA was equal। डीएनए में जितने अमाउंट में हमारे प्यूरिन्स प्रेजेंट है उतने ही अमाउंट में pyrimidine प्रेजेंट है। किसने कहा? चार्गव ने कहा 1950 में। W.P. Astbury had found through the X-ray diffraction that DNA is a polynucleotide। polynucleotide मतलब बेसिकली डीएनए है क्या? मतलब स्मॉल यूनिट से मिलकर बना है। उसका स्मॉल यूनिट जो उसका मोनोमर है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बना रहे हैं हमारा डीएनए, तो हम उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। With nucleotides arranged perpendicularly to the long axis of the molecule separated from one another by a distance of 0.34 nanometer। सो जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं, और जो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। In 1953, Wilkins and Franklin got very fine X-ray photographs of DNA। 1953 में विल्किंस और फ्रैंकलिन ने डीएनए के कुछ फोटोग्राफ्स लिए, एक्सरे फोटोग्राफ्स लिए डीएनए के। वॉटसन एंड क्रिक 1953 worked out the first correct double helix model from the X-ray photographs of Wilkins and Franklin। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने जो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने फोटोग्राफ्स लिए थे डीएनए के, उन्हीं के बेसिस पर उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, और विल्किंस, वॉटसन एंड क्रिक को इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया था। जो इनका जो वर्क था डीएनए के लिए, इनको उसके लिए 1962 में अवार्ड दिया गया था, नोबेल प्राइज। अब न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि बोला डीएनए किसका बना है? स्मॉल न्यूक्लियोटाइड का। सो अब हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड किसका बना है। न्यूक्लिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। जैसे मैंने पहले कहा कि न्यूक्लिक एसिड किसका बना हुआ है? ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है डीएनए और आरएनए के फॉर्म में। So nucleic acids are formed by the combination of nucleic acid बनना किस से मिलकर? नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट। आप यहाँ पर देख सकते हो फॉस्फेट ग्रुप का दिखाया हुआ कि इसने बॉन्डिंग की हुई है शुगर के साथ। शुगर के साथ बॉन्डिंग यहाँ पर आपको देख सकते हो फॉस्फोरस का फॉर्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है। नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। सो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारा डीएनए बना रहे हैं, और नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं।
जो एक दूसरे से लिंक है थ्रू डिफरेंट बॉन्ड्स इन अ सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस। DNA structure defines not only the basic genetic makeup of our body but nearly all life on earth। तो मैंने बोला कि जो DNA है वो सिर्फ हमसे ही कन्फाइंड नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं उन सब में जो उनका जेनेटिक मेकअप बॉडी का बन रहा है वो DNA है। नाइट्रोजन स्पेसिस। अब हम पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड किस से मिलकर बना है, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन स्पेस। फॉस्फेट का हमने पढ़ दिया, अब हम पढ़ेंगे शुगर और नाइट्रोजन स्पेसिस का। नाइट्रोजन स्पेसिस दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं हमारे एडेनाइन और गुआनाइन, और पिरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। जो हमारे प्यूरिन्स हैं ये डबल रिंग स्ट्रक्चर, आप फिगर में देख सकते हो, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर एडेनाइन का और ये गुआनाइन का। और जो हमारे पिरिमिडिन्स हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दिखाए हुए फिगर में थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। सो प्यूरिन्स का नाम छोटा है और इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और पिरिमिडिन्स का नाम बड़ा है और इसका स्ट्रक्चर छोटा है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अब हम शुगर को पढ़ते हैं। शुगर, कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोटाइड में? पेंटोज शुगर। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं तो हम वहाँ पढ़ते हैं ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज। तो जो न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती है वो हमारी पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर में हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं राइबोज शुगर। सो राइबोज शुगर की मॉडिफाइड फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर हमें आरएनए के केस में मिलती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसी वजह से हम उसे कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिकॉज उसमें राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, बिकॉज उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। अब इसको डीऑक्सीराइबोज और इसको राइबोज शुगर क्यों बोलते हैं? दोनों में 5 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 नंबरिंग दी हुई है यहाँ पर। इसमें भी सेम 5 कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पर इसके साथ सिमिलैरिटी दोनों में सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि इसमें OH है और यहाँ पर H है। यहाँ पर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज कह रहे हैं और इसे राइबोज कह रहे हैं। सो ये अब हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। सो अब जब अगर ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारा डीएनए बनाएंगे, एक चेन बनेगी लॉन्ग एक्सिस पर, उसमें वो हमारा डीएनए बनाएगी। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को साइड कर देते हैं तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। सो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड विद शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और शुगर एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से अटैच होते हैं? थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ये क्या बना रहे हैं? हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। न्यूक्लियोसाइड्स आर नेम्ड एज एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोसाइड्स के नेम दिए हुए जैसे कि एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। न्यूक्लियोसाइड विद फॉस्फेट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ा होगा तो हम बोलेंगे ये न्यूक्लियोटाइड है, और अगर फॉस्फेट नहीं होगा तो हम उससे कहेंगे कि ये न्यूक्लियोसाइड है। ये यहाँ पर एडिनाइन प्लस शुगर है तो ये क्या, कौन सा हमारा न्यूक्लियोसाइड बन रहा है? एडिनोसाइन। अगर यहाँ पर गुआनाइन प्रेजेंट होगा तो बनेगा गुआनोसाइन। उसी तरह नाइट्रोजनस बेसिस डिफर करेंगे, उसी तरह हमारे इनके नेम भी चेंज होते जाएंगे। अब हम कुछ न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। जब बेस एडेनाइन होता है तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बेस प्लस शुगर मिलकर क्या बनाएंगे? डीऑक्सी एडिनोसाइन। कौन सी शुगर प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, तभी डीऑक्सी एडिनोसाइन बोलते हैं। जब गुआनाइन बेस प्रेजेंट होगा तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनेगा? डीऑक्सी गुआनोसाइन। जब साइटोसिन प्रेजेंट होगा तब कौन सा बनेगा? डीऑक्सी साइटोसिन। और जब थायमिन प्रेजेंट होगा तो बनेगा डीऑक्सी थायमिन। इन सब में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट इसलिए डीऑक्सी लिखा हुआ है। बट यूरासिल के केस में, यूरासिल क्योंकि आरएनए में प्रेजेंट होता है तो इसमें शुगर कौन सी होगी? राइबोज शुगर।
इसलिए हम इसे तो इसका जो बेस होगा उसको हम क्या इसका जो न्यूक्लियोसाइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, यूरिन। अब हम न्यूक्लियोटाइड से में पढ़ते हैं। इसमें बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट मिलकर हमारा न्यूक्लियोटाइड बना है। जब एडिनाइन होगा तब हम बोलेंगे कि डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जब गुआनाइन प्रेजेंट होगा तब बोलेंगे डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड और डीऑक्सी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट। जब साइटोसिन प्रेजेंट होगा डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड और डीऑक्सी साइटिडिल मोनोफॉस्फेट। जब थायमिन प्रेजेंट होगा डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड और डीऑक्सी थायमिडिल मोनोफॉस्फेट। और जब यूरासिल आरएनए के केस में प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे यूरिडाइलिक एसिड या फिर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये कुछ न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के नेम थे, इनको ध्यान रखना। अब आते हैं हम डीएनए के स्ट्रक्चर, जो किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। ये कौन सा डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बी डीएनए का। डीएनए इज made of two helical chains coiled around the same axis to form a right-handed double helix. So डीएनए क्या है, दो हेलिकल चेन से मिलकर बना है, जो कॉइल्ड होकर क्या बना रही है, हमारा राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना रही है डीएनए। The two chains in the helix are anti-parallel to each other, that is the 5' end of polynucleotide and 3' end of other polynucleotide. So ये क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि जो हमारे डीएनए के दो हेलिकल चेन्स हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एक का 3' end है तो दूसरे का 5' end है, और एक का 5' end है तो दूसरे का 3' end है। The distance between each turn is 3.6 nanometer, formerly 3.4 nanometer. जो हमारे ये दो ईच टर्न का डिस्टेंस है ये कितना है, 3.6 नैनोमीटर। अब पहले जब बना था तब कितना हो रहे थे कि 3.4 नैनोमीटर। There are 10.5 nucleotides per turn, formerly 10 nucleotides. So एक टर्न में क्या कितने हमारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, 10.5 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। जब डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था तब ये हम मान के चल रहे थे कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में। The special relationship between the two strands creates major and minor group. Between these two strands in these groups some proteins interact. So जो ये coiled हो रही है, तो ये जो हमारा डीएनए जो हेलिकल चेन से coiled हो रही है, तो ये हमारा बना रही है मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। आप इधर फिगर में देख सकते हो, दिस इज मेजर ग्रुप और ये माइनर ग्रुप है। The hydrophilic backbone of alternating deoxyribose and negative charge phosphate groups are on the outside of the double helix. So hydro means water, philic means लवण। जो हाइड्रोफिलिक बैकबोन है, डीएनए की बैकबोन क्या है, फॉस्फेट प्लस शुगर। फॉस्फेट इसका नेगेटिव चार्ज इस पे ला रहा है और इसकी वजह से इसका नेचर एसिडिक होता है, हमने पढ़ा। और ये दोनों डीएनए के बाहर मतलब उसके आउटसाइड ऑफ द डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके बाहर वाली साइड है, ये बैकबोन है। इस डीएनए की बैकबोन है फॉस्फेट प्लस शुगर। The double helix is also stabilized by interchain hydrogen bond formed by purines and pyrimidine species. So, जब न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ रहे हैं तो उनको बीच में स्टेबलाइज करने के लिए कुछ होना चाहिए। दो चेन्स बोल दिया हमने, दो चेन है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो एक यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड हमने जोड़ दिया, तो नाइट्रोजनस बेसिस तो वो ऐसे रहेंगे। इन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्यूरिन्स और pyrimidine species के बीच में। A particular purine basis pairs by hydrogen bond only with a particular pyrimidine base. Adenine pair with thymine and guanine pairs with cytosine only. So ये क्या बोल रहा है, इनकी जो बॉन्डिंग है ये पर्टिकुलर प्यूरिन जो है पर्टिकुलर pyrimidine के साथ करेगा। एडिनाइन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्डिंग बनाएगा, और जो गुआनाइन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ ही बनाएगा। The hydrogen bond pairs adenine and thymine, whereas 3 hydrogen bond pairs guanine and cytosine। बोल रहे हैं जब एडिनाइन और थाइमिन है इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और जो साइटोसिन और गुआनाइन है इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे।
The hydrophobic pyrimidines and purine spaces are inside the double helix, which stabilize the double helix of the DNA. So जो इसकी हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया मतलब किसी चीज का डर, सो जो जो जिनको वाटर का जो हाइड्रोफोबिक प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स एंड पिरिमिडीन्स है, जो डबल हेलिक्स है डीएनए का उसके इनसाइड है, उसके अंदर है, क्योंकि बिकॉज बाहर वाटर है, सो दैट वाज व्हाई ये उसके बीच में प्रेजेंट है प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स. The base pair A, T and G, C are known as complementary base pairs. जो ये बेस पेयर है, A हमेशा T के साथ करेगा, C हमेशा G के साथ करेगा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बोलते हैं. जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, द टू चेन्स ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच. क्योंकि इनमें बेस पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर एक दूसरे के, तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री. The template strand is the one that RNA polymerase uses as to build the RNA. So template strand वो strand है जो RNA polymerase use करता है RNA को बनाने के लिए, और इस strand को हम non-coding strand और antisense strand भी बोलते हैं. यहाँ पर लिखे हुए template strands के नेम template strand, antisense strand, non-coding strand और minus strand. The non-template strand has the identical sequence of the RNA. This strand is also called the coding strands or cell strand. So जो template strand के दूसरा है उसको हम क्या बोलते हैं, non template strand या फिर cell strand, coding strand, plus strand. जिस strand को देखकर जो template strands का opposite strand है उसको हम बोलते हैं, उसके नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, और उस strand को सीक्वेंस जो होता है RNA का, मतलब RNA का सीक्वेंस DNA के सीक्वेंस से सेम होता है, बस उसमें जो यूरासिल को किससे थायमिन को किससे रिप्लेस कर दिया, यूरासिल. सो ये था हमारा आज का टॉपिक डीएनए, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा. पहले उसकी सारी डिस्कवरीज पढ़ी, देन उसका कंपोजिशन पढ़ा, देन हमने बात की कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, फिर न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स पढ़े, फिर हम डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ा, एंड देन थैंक यू.